उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में अब तक दंगाई और अपराधियों की बात हो रही थी। अब इसमें आतंकवाद के मुद्दे की एंट्री हो गई है। दरअसल बीजेपी ने अहमदाबाद आतंकी हमले का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के जरिए पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। दरअसल पीएम ने हमले को अखिलेश से जोड़ दिया और अखिलेश ने इसे देश का अपमान बताया। सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। इनके पास मुद्दे खत्म हो गए हैं। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। ये जानबूझ करके बहस को दूसरी दिशा में लेना चाहते हैं। अखिलेश जी ने आतंकवादियों को बचाने का भरपूर प्रयास किया। उनकी संवेदना पेशेवर अपराधी माफिया और आतंकवादियों की प्रति है। अपराधी और दंगाई के बाद अब यूपी चुनाव में आतंकवादी कनेक्शन की एंट्री हो गई है। एंट्री भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के सिंबल साइकिल के जरिए। साइकिल और आतंकवाद का बीजेपी ने क्या कनेक्शन निकाला है, जरा देखिए और सुनिए। हरदोई की रैली में पीएम मोदी ने क्या कहा। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। तीसरे चरण के मतदान से ठीक 2 दिन पहले 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में विशेष अदालत ने 49 दोषियों के लिए सजा का ऐलान किया था। उसी फैसले के बहाने बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर चौतरफा हमला तेज किया। कल बलरामपुर की रैली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आतंकी मोहम्मद सैफ के पिता शादाब अहमद की पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ सामने आई तस्वीर के जरिए अखिलेश को घेरा। मेरा आरोप है कि अखिलेश जी ने आतंकवादियों को बचाने का भरपूर प्रयास किया। मेरा आरोप है, इनका सीधा संबंध आतंकवादियों को बचाने से है। 26 अप्रैल 2012 को सरकारी आदेश से तारिक कासमी के खिलाफ और खालिद मुजाहिद के खिलाफ अखिलेश ने इनके खिलाफ केस को, मुकदमा को वापस लिया। यानी आतंकवादी जो इन सारे कांडों में संलिप्त थे उनका केस वापस लिया। अखिलेश जी को और कोई मिलते ही नहीं है। इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है। माफिया वाला हो, आतंकवादी हो, उग्रवादी हो, यही सब उनके मित्र साथी हैं। और आधे जेल में हैं, आधे चुनाव बेल पे लड़ रहे हैं। इनको जेल में भेजने का काम आपका है। अपनी सभाओं में सीएम योगी लगातार अखिलेश पर आतंकियों के बचाव का आरोप लगाते रहे हैं। कल लखीमपुर खीरी की रैली में भी उन्होंने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। अभी 3 दिन पहले अहमदाबाद की न्यायालय ने जिन 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा सुनाई है, उसमें से कुछ आतंकवादियों का संबंध समाजवादी पार्टी से भी है। समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। देश और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। चौतरफा हमले से घिरे अखिलेश इन आरोपों को असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की रणनीति बता रहे हैं। उनके बचाव में चाचा शिवपाल सिंह यादव भी आ गए हैं। इनके पास मुद्दे खत्म हो गए हैं, इसीलिए आतंकवाद
इसीलिए भाईचारे पर चोट पहुंचाने का काम, इसीलिए ये जानबूझ करके बहस को दूसरी दिशा में लेना चाहते हैं। जो बुनियादी मुद्दे हैं, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, किसान की तबाही, मजदूर के पास काम नहीं, इन बातों पे ये बहस नहीं करना चाहते। ये पद की गर्मा गिरा रहे हैं। प्रधानमंत्री, अगर देश का प्रधानमंत्री झूठ बोले तो वो तो जुमलेबाज साबित ही हो गए। कितना जुमलेबाजी ये प्रधानमंत्री, इसीलिए तो सफाया इनका होना है, इनका सफाया होना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। तो तंज का असर है साइकिल तो देखिए, जनता इनको ही बदल देगी जी। जनता फिर भारतीय जनता पार्टी को ही बदल देगी। इस मुद्दे पर एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भी इसका जवाब दिया। खेत और किसान को जोड़कर उसकी समृद्धि की नींव रखती है हमारी साइकिल। सामाजिक बंधनों को तोड़ बिटिया को स्कूल छोड़ती है हमारी साइकिल। महंगाई का उस पर असर नहीं, वो सर पर दौड़ती है हमारी साइकिल। साइकिल आम जनों का विमान है, ग्रामीण भारत का अभिमान है। साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। अहमदाबाद ब्लास्ट का एक दोषी यूपी के आजमगढ़ जिले का है, जहां 7 मार्च को आखिरी दौर में मतदान है। आजमगढ़ में विधानसभा की 10 सीटों पर चुनाव है, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। मुमकिन है कि बीजेपी आतंकी कनेक्शन को हथियार बनाकर एसपी के गढ़ में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। मैनपुरी से मौसमी सिंह, सफाई से राहुल श्रीवास्तव और लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। तो यूपी में 3 दौर का चुनाव खत्म हो चुका है। 172 सीटों पर अब तक वोट डाले जा चुके हैं। वोटिंग के ट्रेंड पर हर दल अपने अपने दावे ठोक रहा है। सीएम योगी बीजेपी की प्रचंड जीत के दावे कर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी को हारती हुई जनता पार्टी कहना शुरू कर दिया। 80% सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। ये भारतीय जनता पार्टी हो गई है, अब भारतीय जनता पार्टी नहीं है। यूपी में वोटरों का ये जोश किसका करेगा बेड़ा पार। तीसरे दौर में यूपी की जनता ने किसे दिया जीत का आशीर्वाद। मतदान केंद्रों पर उमड़ी ये भीड़, यूपी में किसका करेगी राज तिलक। तीसरे चरण की 59 सीटों पर कल मतदान हो गया। पहले चरण में 58 और दूसरे चरण में 55 सीटों पर मतदान हुआ था। कुल मिलाकर यूपी की 172 सीटों पर वोट पड़ चुके हैं। ऐसे में जनादेश को लेकर अटकलों का दौर तेज है, दावों का दौर भी जारी है। कल लखनऊ में रोड शो के दौरान आज तक से खास बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की प्रचंड जीत के दावे किए। 80% सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। जो रुझान आए हैं, जनता का जो प्रचंड समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है, ये उसका प्रमाण है। मतदान केंद्रों पर उमड़ी वोटरों की भीड़ से बीजेपी पूरी तरह आश्वस्त है। बीजेपी के तमाम नेता दोबारा सरकार के दावे कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में, 2019 में कमल का फूल खिलाया, 300 पार करके भाजपा को जिताया। इस बार फिर ट्रिपल सेंचुरी जनता के आशीर्वाद से भाजपा लगाएगी और पहले 2 चरण भी शानदार गए और तीसरे चरण में तो हम पहले से और बेहतर करके दिखाएंगे। एक हार के बाद दूसरी हार और बड़ी होती जा रही है। अभी तीसरी हार जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी होगी। तो मैं समझता हूं कि इसमें पहले नंबर के लिए कोई मुकाबला नहीं है। दूसरे नंबर के लिए सपा, बसपा, एमआईएम और कांग्रेस में रस्साकसी। बीजेपी नेताओं के दावे तो देख लिए, अब एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव के दावे भी सुन लीजिए। अखिलेश का कहना है कि 3 चरणों में वोटरों का रुख देखकर बीजेपी नेता सुन पड़ गए हैं। दूसरे चरण का वोट पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुन्न पड़ गए हैं और तीसरे और चौथे चरण का जब वोट खुलेगा, ये शून्य मिलेंगे, शून्य, उसमें कहीं वोट नहीं दिखाई देगा। जब ये चुनाव 6वें और 7वें चरण में पहुंचेगा,
जिस समय आजमगढ़ के लोग वोट डालेंगे, गाजीपुर, बलिया, बनारस, भदोही और ऊपर मिर्जापुर से लेकर के सोनभद्र, आप देख लेना, इनके बूथों पर भूत नाचेंगे, जनता दिखाई नहीं देगी। कल यूपी में तीसरे चरण के चुनाव में वोट डाले गए। इस बार का चुनाव मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी की मजबूती वाले इलाके पर था, जिसमें एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव की करहल सीट भी शामिल है, जहां वो केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल से कांटे की लड़ाई में खिरे बताए जा रहे हैं। आखिर करहल में सबको जाना पड़ा और मुलायम सिंह जी ने जनता के रुख को देखते हुए बोल ही दिया, बहुत स्पष्ट कह दिया कि भाई आप जिसको जिताना चाहते हैं जिता लो। मुलायम सिंह जी को यह भी नहीं मालूम कि वहां से सपा का प्रत्याशी कौन है। अब ये दुर्गति सपा की हो जाए तो मुझे लगता है अपने आप में हास्यास्पद। दोनों तरफ से जारी दावों से साफ है कि मुकाबला कांटे का है। ऐसे में इंतजार है 10 मार्च का, जब वोटों की गिनती से जनता का फैसला सामने आएगा। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपने तो तमाम दौर देखे हैं जब से चुनाव की शुरुआत हुई है, लेकिन इस दौर में 3 दौर के मतदान के बाद देखा जा रहा है कि अब लड़ाई इस कदर हावी हो गई है कि लोग आतंकवाद को साइकिल से जोड़ रहे हैं। उसके बाद पलटवार में कहा जा रहा है कि ये देश का अपमान है। इस तरह का वार पलटवार जो है अब काफी ज्यादा तीखा हो गया है। देखिए बिल्कुल नेहा, और इस चुनाव ने एक तौर पे इस चीज को साफ कर दिया है कि सत्ता की लड़ाई दोनों पार्टियों के लिए, चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, वो बहुत बेहद महत्वपूर्ण हो चुकी है। तीसरे चरण का चुनाव होने के बाद जिस तरीके के लगातार बयान आ रहे हैं और आतंकवाद का मुद्दा उठा करके न सिर्फ बीजेपी की तरफ से समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाए गए हैं, जो कनेक्शन बताया गया, जिस नेता की तस्वीर दिखाई गई, जिसके पुत्र को दोषी करार दिया गया कोर्ट की तरफ से, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं इस चुनाव को एक उस स्तर पर ले जा रही है जहां पर कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद से जोड़ने की कवायद नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। उनका बार बार ये मानना है कि पहले और दूसरे दौर में जो ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी कर रही थी, अब इस दौर में खासतौर से तीसरे जो चरण हो चुका है और आने वाला चौथा चरण, जिसमें राजधानी लखनऊ समेत सेंट्रल यूपी में पूरी सीटों पर दारोमदार होगा, वहां पे बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं माहौल बदलना चाहती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है नेहा कि इस बार का चुनाव जो है स्थानीय मुद्दों से कहीं ऊपर तक उठ चुका है। विकास के मुद्दे बहुत पीछे छूट चुके हैं। जातीय समीकरणों को साधते हुए इस बार अब एंट्री जो हो गई है वो आतंकवाद के मुद्दे पर हो गई है, और जो फैसला अहमदाबाद ब्लास्ट में आया उसका लिंक सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से जोड़ के बीजेपी ने इसको राष्ट्रवाद से जोड़ दिया है। अब देखना होगा इसका कितना असर होता है, लेकिन ये तय है कि तमाम नेता एक के बाद एक इसको लेकर के मुखर हैं। बीजेपी अभी भी समाजवादी पार्टी पे हमलावर है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसको बीजेपी का प्रोपेगेंडा बताती है। और अभिषेक, दावे तो इस कदर किए जा रहे हैं, दिनेश शर्मा कह रहे हैं कि नंबर 1 की तो कोई लड़ाई नहीं है, नंबर 1 पर तो बीजेपी है, नंबर 2 की लड़ाई दरअसल एसपी, बीएसपी और तमाम अन्य पार्टियों में हो रही है। देखिए बिल्कुल, और पहले 2 चरण में हमने देखा था पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की तस्वीरें दिखाई दी थी, लेकिन तीसरा और चौथा चरण बीजेपी को लगता है कि उसके लिए एक रफ्तार देने का काम करेगा। कारण यह है कि 2017 में इन इलाकों में बीजेपी ने सेंधमारी इस तरीके से की थी कि खासतौर पर तीसरे चरण में 90% सीटें बीजेपी लेने में पूरी तरीके से कामयाब रही थी। चौथा चरण जो होने वाला है, लखनऊ के अलावा जो सीटें हैं, चाहे हम बात कर ले रायबरेली की, हरदोई की, इसके अलावा जो भी सीटें इसमें पड़ने वाली हैं, वहां बीजेपी का ये गढ़ माना गया है। तो बीजेपी को लगता है कि आने वाली जो लड़ाई है खासतौर पर वो बीजेपी के ही फेवर में होने वाली है। और पूर्वांचल की लड़ाई तो बेहद दिलचस्प है ही, क्योंकि हमने पहले भी देखा था किस तरीके से बीजेपी के तमाम बड़े नेता अपनी योजनाओं के शिलान्यास से लेकर के उद्घाटन और तमाम विकास की जो धाराएं बहाई गई थी उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में, उसको लेकर के आश्वस्त है। इसीलिए खुद उप मुख्यमंत्री को यह लगता है, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, वो भी इस बात को बार बार कह रहे हैं कि अब जो लड़ाई है वो नंबर 1 की है, नंबर 2 की लड़ाई पे बाकी विपक्षी दल है। लेकिन अगर जमीन पर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी किसी भी मुद्दे को लेकर के शांत नहीं है, वो भी लगातार हमलावर है। और आने वाले दिनों में इस तरीके के बयानबाजी और देखने को मिलेंगी जब ये पूरा चुनाव पश्चिम से पूरी तरीके से पूरब की तरफ होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है अभिषेक, और तीसरे दौर के मतदान के बाद अब चौथे दौर पर तमाम राजनीतिक पार्टियों की नजर बनी हुई है। तो यूपी में आज चौथे चरण के चुनाव का प्रचार खत्म हो रहा है। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। हम आपको दिखाते हैं कौन से वो 9 जिले हैं जिनकी
जिनकी सीट पर वोट डाले जाने हैं अगले दौर में। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, हरदोई, लखनऊ, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, उन्नाव और सीतापुर, ये तमाम अहम जगह हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर चौथे दौर यानी कि 23 फरवरी को मतदान होना है। जिन जिलों में वोट पड़ेंगे उनमें शामिल जिले हमने आपको दिखा दिया है, लेकिन हाई प्रोफाइल सीट्स भी आपको दिखा देते हैं। ब्रजेश पाठक जो कि अभी कानून मंत्री हैं यूपी के, लखनऊ कैंट से लड़ रहे हैं। इसके साथ ही आशुतोष टंडन, शहरी विकास मंत्री उत्तर प्रदेश के, उनकी सीट है लखनऊ पूर्व, जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अनुराग सिंह भदौरिया प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, सीट है उनकी लखनऊ पूर्व। और इसके साथ ही अदिति सिंह जो कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई हैं, उनकी सीट है रायबरेली। बेहद हाई प्रोफाइल सीट ये मानी जाती है। राजेश्वर सिंह ईडी के पूर्व संयुक्त निदेशक रह चुके हैं, इनकी सीट है सरोजनी नगर, यहां से ये चुनाव लड़ने वाले हैं। तो चौथे दौर के दिग्गज हम आपको दिखा रहे थे कि कौन कौन से वो हाई प्रोफाइल सीट्स हैं और वो लोग हैं जहां से चुनाव इन्हें लड़ना है। यूपी में चुनाव के 3 चरण बीत गए, अब बारी चौथे दौर की है। चौथे दौर का चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। आज चौथे चरण के प्रचार का आखिरी दिन है। यूपी में चौथे दौर के चुनावी संग्राम का मुख्य केंद्र नवाबों का शहर और यूपी की सत्ता का सेंटर लखनऊ है। लखनऊ की 9 सीटों पर बुधवार को वोट पड़ेंगे। लखनऊ में इस बार बीजेपी और एसपी दोनों के लिए साख की लड़ाई है। कल सीएम योगी और एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव दोनों ने रोड शो से लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन किया, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रैली के लिए लखनऊ के बख्शी के तालाब इलाके में मौजूद थे। जब से उन्हें हार का डर सताने लगा है, पहले दूसरे चरण में हार हुई है, तीसरे में भी, इस बार जनता ये डबल इंजन झूठ बोलने वालों की पटरी उखाड़ने का काम करेगी। ये हारती जनता पार्टी हो गई है, अब भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये हारती जनता पार्टी हो गई है। हमारी बाउंड्री और उनकी बाउंड्री एक है। अगर वो हमें देख ले रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, तो हम भी नजर रख करके देख रहे हैं कि समय समय पर वहां से धुआं उठता है। ये जो गर्मी निकालने वाले बाबा बुल्डोजर हैं, इस बार जनता इनकी भाप निकाल देगी वोट डाल करके। यूपी के चुनावी प्रचार में मुद्दों के साथ साथ निजी छींटाकशी भी तेज है। चौथे चरण का प्रचार खत्म होने से पहले कल पीएम मोदी ने अखिलेश पर सीधा निशाना साधा। पिता को मंच से धक्के देकर हटाया था, जिसे अपमानित करके पार्टी पर कब्जा जमाया था, उसी से गुहार लगानी पड़ी कि मेरी सीट बचाइए। जब मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार ही अपनी ही सीट पर असुरक्षित हो, तो हवा के रुख का पता आसानी से लगाया जा सकता है। इस चुनाव पर अखिलेश व्यक्तिगत निशाने के खासा शिकार हो रहे हैं। रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र की रैली में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अखिलेश को औरंगजेब तक कह डाला। अखिलेश यादव आज के औरंगजेब हैं, आज के औरंगजेब। जो अपने बाप का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। निजी हमला तेज है तो मुद्दों की भी बातें हो रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी रैलियों में राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के शौर्य पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। कि भारत को जो आंख दिखाने की कोई कोशिश करेगा, तो भारत के अंदर वह ताकत है कि हम बाउंड्री के इस पार भी मार सकते हैं और जरूरत हुई तो बाउंड्री के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत के अंदर ताकत है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस के लोगों को बात समझ में नहीं आती है, नहीं आती है। राहुल जी तो हमारे सेना के जवानों के शौर्य, पराक्रम और साहस पर सवाल या निशान लगा देते हैं। लखनऊ राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र है, लिहाजा चौथे चरण का चुनाव उनकी सियासी साख से भी जुड़ा हुआ है।
चौथे चरण में जिन सीटों पर वोट डाले जाएंगे उनमें रायबरेली और उन्नाव जिले की सीट भी है। कल दोनों जगहों पर कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने रोड शो और रैली की। इसीलिए ये चाहते हैं कि आप निर्भर रहें, ये चाहते हैं, ये परिस्थिति इन्होंने बनाई है कि इस राशन के बोरे के लिए आप इंतजार कर रहे हैं और जब आपको मिलता है आप सोचते हैं कि बहुत बड़ा काम किया है सरकार ने। कुछ नहीं किया आपके लिए, कुछ नहीं किया है आपके लिए। ये मिलावटी राशन देके आपको कुछ नहीं किया है। जो काम करना चाहिए था, जो रोजगार देने चाहिए थे, जो किसानों की मदद होनी चाहिए थी, जो ये बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही है इनको कम करना चाहिए था, महंगाई को कम करना चाहिए था, महिलाओं को सुरक्षित करना चाहिए था, ये काम किसी ने नहीं किया है पिछले 5 सालों में। मैं तो कहती हूँ 30 सालों में नहीं किया यहाँ। न बसपा ने किया, न समाजवादी दल ने किया, न भाजपा ने किया। क्यों? वार पलटवार, दावे पर दावे। बस 2 दिन बाकी हैं जब 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदाता अपना फैसला ईवीएम में कैद कर देंगे। आज तक ब्यूरो। तो यूपी चुनाव में जुबानी जंग तेज है। आपने देखा किस तरीके से लोग एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं, निजी हमले खूब हो रहे हैं। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने योगी के नाम से बाबा जोड़ने पर बाबा के मतलब बताए तो अखिलेश यादव ने नया जुमला ही उछाल दिया। बाबा का मतलब अखिलेश समझ लो, बाबा मतलब अंग्रेजी में अगर कहें तो BA बाबा। बाबा मतलब पहले बी से ब्रेव, निडर, साहसी और बाहुबली और माफियाओं को नेस्त नाबूद करने वाला, आतंक को समाप्त करने वाला। ए का मतलब है एक्टिव। हमारे बाबा कभी चुप नहीं बैठते, दिनों रात जनता की सेवा में जुटे रहते हैं, हमेशा सक्रिय। बोलो सक्रिय है कि नहीं? और दूसरा बात फिर आता है तो बी से मतलब है ब्रिलियंट, बहुत बुद्धिमान, कुशाग्र बुद्धि, फटाफट फैसले लेते हैं और गड़बड़ करने वालों को बुलडोजर से नेस्त नाबूद कर देते हैं। और ऐसा मतलब है अटेंटिव, उत्तर प्रदेश के रखवाले। बीजेपी के लोग ए फॉर क्या होना चाहिए, बी फॉर क्या होना चाहिए, एस फॉर क्या होगा, पी फॉर क्या होगा बना रहे हैं। लेकिन अंग्रेजी के अखबार ने बाबा मुख्यमंत्री जी को कहा है कि बुलडोजर बाबा हैं ये। तो सोचिए योगी के लिए एक प्रतिष्ठित अखबार अगर नाम बदल देता है तो सोचिए बाबा बुलडोजर, लोग कैसा महसूस करेंगे बाबा बुलडोजर की अगर दोबारा सरकार आ जाएगी तो। और इस बीच बड़ी खबर कर्नाटक के शिमोगा से आ रही है, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद भारी तनाव है। प्रशासन ने 23 फरवरी तक स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश दे दिए हैं। शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। जांच के लिए पुलिस ने टीम बनाई है। अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि इस हत्याकांड को हिजाब विवाद से जोड़ने से परहेज करना चाहिए। लेकिन तनाव के बाद शिमोगा में धारा 144 लागू हो गई है और 23 फरवरी तक सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। बजरंग दल का वो कार्यकर्ता जिसकी हत्या की गई और हत्या के बाद इस पूरे इलाके में तनाव की स्थिति है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं इस पूरे मामले को हिजाब विवाद से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि इस संवेदनशील स्थिति में ऐसा करने से बचना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नागार्जुन इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नागार्जुन, इस वक्त ताजा हालात क्या हैं शिमोगा में? क्या धारा 144 लागू होने के बाद परिस्थिति इस वक्त कंट्रोल में है? जी नेहा, अभी सेक्शन 144 चालू है रात से 23 तारीख तक। अभी सारा शहर में एक सेक्शन 144 चालू की गई है और आज शाला और कॉलेज दोनों बंद की गई है डीसी के एक इंस्ट्रक्शंस पे। होम मिनिस्टर जो है उसी डिस्ट्रिक्ट से है, उसी जिले के है। होम मिनिस्टर भी जो डिसीज है, जो मर्डर हुए है विक्टिम का, उनका फैमिली से बातचीत करके एक अश्योरेंस दिया है कि जल्द से जल्द एक इन्वेस्टिगेशन होगा और कार्रवाई होगी और अरेस्ट भी होगा। प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन के तहत होम मिनिस्ट्री को इंफॉर्मेशन मिला है कि 4 से 5 लोग इसके पीछे है और इस मर्डर के पीछे
एक संगठन या कोई व्यक्ति जो है उनको अरेस्ट करेंगे जल्द से जल्द। होम मिनिस्टर ऐसा बयान दिया है। अभी जो सेक्शन 144 चालू है 23 तारीख तक रहेगा। कल रात को एक स्टोन पेल्टिंग और काफी सारी गाड़ियों को आग लगाई गई शिवमोगा शहर में। अभी माहौल अभी भी बिगड़ा हुआ जैसा है एटमॉस्फेयर शिवमोगा में। ठीक है, तनावपूर्ण बनी हुई स्थिति। धारा 144 23 फरवरी तक के लिए लागू कर दी गई है, जिसके तहत सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। वहीं कर्नाटक में हिजाब विवाद इस वक्त चरम पर है। आज इस पर हाईकोर्ट में फिर सुनवाई होनी है। इस बीच AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान चर्चा में आया है। आइए आपको सुनाते हैं ओवैसी ने क्या कुछ और किस अंदाज में कहा। तुमको मेरी गाड़ी पसंद नहीं है, कोई परवाह नहीं, मैं गाड़ी छोड़ूंगा। तुमको मेरे सर पर टोपी पसंद नहीं है, मैं टोपी पहनूंगा। तुमको हिजाब पसंद नहीं है, मेरी बेटी पहनेगी। मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूं? मैं क्या तुम्हारा कैदी हूं? मैं क्या तुम्हारे इशारे पर फाइट करूंगा? मैं क्या तुम्हारे हुक्म पर नीचे गिर जाऊंगा? नहीं, हम गर्दन झुकाएंगे तो अपने गरीब के आगे का सौदा कर चुके दुनिया में रहेंगे तो भारत के संविधान के तहत अपनी शनाख्त को बरकरार रख के जिंदा रहेंगे। बेलारूस और रूस से जुड़ी सीमाओं पर 1.5 लाख से ज्यादा रशियन सैनिक मौजूद हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि सीमाओं पर बड़ी संख्या में सैन्य हथियार जमा किए जा चुके हैं। यही वजह है कि यूक्रेन के साथ खड़े दुनिया भर के देश हमले की आशंकाओं के बीच एकजुटता दिखा रहे हैं। रूस एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। दुनिया भर के देश रूस को रोक पाने में फिलहाल कामयाब नहीं हुए। उसका युद्धाभ्यास इसी की एक झलक है। आज रूस का युद्धाभ्यास अमेरिका और यूरोपीय देशों की चिंता नहीं, चिंता है यूक्रेन की सीमा पर होने वाली गोलीबारी, अलगाववादियों की ओर से होने वाली बमबारी युद्ध की चिंगारी बन सकती है। पूर्वी यूक्रेन के नोबुलुहेंस्क का हाल जानने के लिए दुनिया भर की मीडिया वहां पहुंची थी, लेकिन वहां जब अचानक बमबारी शुरू हुई तो हालात खराब हो गए। वीडियो में यूक्रेन के अधिकारी, सेना के जवान और विदेशी मीडिया के लोग जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। बमबारी से बचने के लिए ये लोग जमीन पर लेटकर जान बचाने की जगह ढूंढने लगे। इसी तरह दोनेत्स्क में भी मीडिया और सैनिकों ने एक शेल्टर में पनाह ली, जहां बाहर से आने वाली धमाकों की आवाजें साफ सुनी जा सकती हैं। ये सीमावर्ती इलाके हैं जहां पर अलगाववादी हमले हो रहे हैं। यूक्रेन लगातार कह रहा है कि उसकी सीमाओं पर रूस और बेलारूस की ओर से 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात हैं और इसीलिए युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। एक राष्ट्रपति के तौर पर जब मैं देखता हूं कि हमारी सीमाओं पर 1.5 लाख से ज्यादा रशियन सैनिक, सैन्य साजो सामान और हथियार मौजूद हैं, तो मेरा जवाब यही है कि दुनिया की सुरक्षा का ताना बाना कमजोर है। इसे बदलने की जरूरत है। 10 साल पहले जिन नियमों को दुनिया ने माना था वो अब लागू नहीं होते हैं। यूक्रेन के मसले पर जर्मनी के म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कई देशों के नेता इकट्ठा हुए। इस कॉन्फ्रेंस में रूस के हर कदम पर चर्चा हुई और यूक्रेन को लेकर सभी देश साथ नजर आए। As I speak to you today, we do not fully know what President Putin intends. But the omens are grim, and that is why we must stand strong. Whatever happens in the next few days and weeks, we cannot allow European countries to be blackmailed by Russia. We cannot allow the threat of Russian aggression to change the security architecture of Europe. पिछले कई महीनों में हमने देखा कि यूक्रेन के साथ लगी रूस की सीमाओं पर सैन्य शक्ति बढ़ाई गई है। शीत युद्ध के बाद से ऐसी स्थिति नहीं देखी गई है
और अलगाववादियों का पिछले 24 घंटों में जो रवैया रहा है, जिसके बारे में पहले भी बताया जा रहा है, ये युद्ध शुरू करने के माहौल बनाने जैसा है। हमें नहीं पता कि हमला तय है या नहीं, लेकिन यूक्रेन पर खतरा असली है और इससे यूक्रेन पर असर पड़ रहा है। Wir wissen nicht, ob ein Angriff bereits beschlossene Sache ist. यूक्रेन की अलग अलग सीमाओं पर छोटे छोटे हमले लगातार किए जा रहे हैं। चेचसेव में भी गोलीबारी हुई। इन हमलों के बाद वहां पहुंचे सैनिकों और विदेशी मीडिया को भारी गोलीबारी के निशान मिले। यही वो जगह है जिसको लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति दुनिया भर को बता रहे हैं कि युद्ध काफी पहले से छिड़ चुका है। पिछले कई महीनों में हमने देखा कि यूक्रेन के साथ लगी रूस की सीमाओं पर सैन्य शक्ति बढ़ाई गई है। शीत युद्ध के बाद से ऐसी स्थिति नहीं देखी गई है और अलगाववादियों का पिछले 24 घंटे में जो रवैया रहा है, जिसके बारे में पहले भी बताया जा रहा है, ये युद्ध शुरू करने के माहौल बनाने जैसा है। हमें नहीं पता कि हमला तय है या नहीं, लेकिन यूक्रेन पर खतरा असली है और इससे यूक्रेन पर असर पड़ रहा है। अपने देश पर रूस के हमले का संकट भले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति को परेशान कर रहा हो, लेकिन वो अपने देश के लिए आखिरी दम तक लड़ने की बात कह रहे हैं। रूस के मामले में किए गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में एक मजाक भी किया। ये घटना तब हुई जब सवाल का जवाब देते समय उनका माइक खराब हो गया। Just a second. I think cyber attack. Can I have another one for translation? Yes. But maybe you You see, can Russia's understand not me. here, but they're here. Well, it doesn't work. I'm sorry. अपने मजाकिया अंदाज में उन्होंने रूस पर किए गए सवाल का जवाब दिया और इसी के जरिए रूस को यह संदेश भी दिया कि हमले की स्थिति में जंग लंबे समय तक चल सकती है और यूक्रेन इसके लिए तैयार है। यूक्रेन के कीव से गौरव सावंत, आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।